नमस्कार। आज नेटवर्क की बेरुखी के कारण आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भेजना पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 प्रयास में भी लाइव नहीं आने की स्थिति बन पाई, क्योंकि बार बार कट जा रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने कल का प्रोजेक्ट अवश्य पूरा कर लिया होगा। हेलो हाउ आर यू वाला। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने प्रोजेक्ट को कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया था और प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन को भी, और पुनः दिन में आज एक पोस्ट के माध्यम से भी मैंने आप लोगों के लिए एक पैकेज और पैकेज का सॉल्यूशन डाल दिया है। इसलिए आप लोग उसे देखकर सिर्फ अपने कॉपी पर उतार लें तो आप पाएंगे कि यदि आप 500 सेंटेंस अपने कॉपी पे उतारते हैं तो 5-10 नहीं 20-25 हजार सेंटेंसेस आपके दिमाग में भी अवश्य बन जाएंगे। चूंकि प्रोजेक्ट को यदि आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो आगे के प्रोजेक्ट को समझने में आपको आसानी होगी। कल की क्लासेस के बाद बहुत सारे जो व्यूअर्स थे जिन्होंने देखा था क्लासेस को, उनकी इच्छा थी कि सर प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को शीघ्रता से पूरा किया जाए, क्योंकि लोगों को ज्यादा समस्या प्रोनाउंसिएशन में ही आता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक ही समय में प्रोनाउंसिएशन के साथ कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस भी यदि आपकी होती रहेगी तो आप 1 सप्ताह के अंदर अंग्रेजी अवश्य बोलना सीख जाएंगे। सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी और पढ़ना भी सीख जाएंगे। अतः वक्त को बर्बाद किए बिना मैं पुनः प्रोनाउंसिएशन के उस चैप्टर पे आता हूं जिसे मैंने जे तक लाके छोड़ा था। आज उसके आगे बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि के का साउंड हमेशा क होता है। आप के को कहीं भी रख दें, के का साउंड क होता है। जैसे काइट है, KITE। काइट का मतलब एक तो इसका उच्चारण काइट होता है, इसका मतलब चील भी होता है और पतंग भी होता है। आप गौर करेंगे कि के साइलेंट भी होता है। तो के कहाँ साइलेंट होता है? तो बहुत आसान है। यदि के बाद एम लगा हुआ है, K+N, ये के साइलेंट हो जाएगा। आज मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ा लिखने का, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो के बाद यदि आप एन को रख देंगे तो के साइलेंट हो जाएगा। जैसे KNIFE, इसको हम लोग नाइफ पढ़ते हैं, और नाइफ मतलब छुरी होता है। इससे संबंधित बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोगों ने देखा होगा। जैसे के है, एन है, ओ है, डब्ल्यू है। इसको कनो नहीं पढ़ के हम लोग नो पढ़ते हैं। नो मतलब जानना होता है। नो मतलब जानना होता है। इस तरह से और शब्द है, जैसे के है, एम है, आई है और टी है। इसको हम लोग नीट पढ़ते हैं। नीट का मतलब होता है गांठ बांधना। गांठ बांधना। आप बचपन में गलती करते होंगे तो टीचर आपको नील डाउन कराते होंगे, लेकिन आप उसे लील डाउन बोलते थे। वो लील नहीं होता है, नील होता है। KNEEL। ये नील का मतलब होता है घुटने पर बैठना। घुटने पर बैठना। अतः अब आप कभी ये नहीं कहेंगे कि लील डाउन, आपको कहना है नील डाउन। तो के बाद यदि एन रख दिया जाए तो के साइलेंट हो जाता है। आप लोगों ने देखा। मैं बाद में इसका प्रोजेक्ट भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप आइए एल पर। एल का एक ही साउंड होता है, लो। एल बराबर लो। एल को आप कहीं भी रख दें तो एल का साउंड लो ही होगा।
जैसे आप देखिए एल यू डबल एल, इसको हम लोग लल पढ़ते हैं। लल का मतलब होता है लोरी गाना, लुलाबी मतलब लोरी होता है और लल का मतलब लोरी गाना होता है। अब एल की स्थिति को आप देखिए, साइलेंट एटीट्यूड ऑफ एल। एल कहाँ साइलेंट हो जाएगा? बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से इस पर महारत हासिल कर सकते हैं कि एल के बाद यदि एफ रहे, के रहे या एम रहे तो यह एल साइलेंट हो जाएगा। फिर से आप लोग इसको सुन लीजिए कि यदि एल के बाद एफ रहे, के रहे या एम रहे तो एल साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि आप एच ए एल एफ लिखते हैं, इसको हाल्फ नहीं पढ़ के हाफ पढ़ते हैं, और हाफ का मतलब आधा होता है। एच ए एल एफ को आप हाफ पढ़ते हैं और हाफ का मतलब आधा होता है। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सी ए एल एफ आप काफ पढ़ते हैं और काफ मतलब बछड़ा होता है। लेकिन इस एफ वाले नियम के कुछ अपवाद हैं। एल के बाद एफ रहने पर एल सर्वत्र साइलेंट नहीं होता है। कुछ अपवाद हैं जिसे आप अवश्य लिख लें। अपवादों में ई एल एफ, जिसको हम लोग एल्फ पढ़ते हैं, और एल्फ का मतलब होता है परी। दूसरा वर्ड है एस ई एल एफ, जिसको हम लोग सेल्फ पढ़ते हैं, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तीसरा वर्ड भी एस से ही है, और इसको हम लोग एस एच ई एल एफ सेल्फ बोलते हैं, और इस सेल्फ का मतलब होता है दराज। चौथा वर्ड है जी यू एल एफ, जिसको हम लोग गल्फ पढ़ते हैं, और गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। पांचवा वर्ड है डब्ल्यू ओ एल एफ, इसको हम लोग उल्फ पढ़ते हैं, और उल्फ मतलब भेड़िया होता है। तो आपने देखा कि यदि एल के बाद एफ रहे तो इन 5 शब्दों में एल साइलेंट नहीं होता है। लेकिन यदि इस 5 शब्दों को आप छोड़ दें तो एल के बाद आने वाला एफ, यदि एल के बाद यदि एफ आ जाए तो वो एल साइलेंट हो जाएगा। लेकिन अन्य जो हैं उसमें एल के बाद यदि के या एम रहे तो एल निश्चित रूप से साइलेंट हो जाएगा, उसका कोई अपवाद नहीं है। यदि आप एल के बाद के या एम रख दें तो एल निश्चित रूप से साइलेंट हो जाएगा, उसका कोई अपवाद नहीं। जैसे डब्ल्यू ए एल और के, देखिए एल के बाद यहाँ के आया है, इसीलिए ये एल साइलेंट हो गया। इसको हम वाक कहते हैं। वाक मतलब होता है टहलना या चलना। सी एच ए एल के, इसको हम लोग चौक पढ़ते हैं, और चौक मतलब होता है खल्ली। चौक मतलब खल्ली होता है। यहां भी एल के बाद के है, इसलिए एल साइलेंट हो गया है। अब आप देखिए पी ए एल एम, इसको हम लोग पाम पढ़ते हैं। पाम का 2 मतलब होता है, एक हथेली और दूसरा खजूर। यहां भी देखिए एल के बाद एम आया है, एल साइलेंट हो गया है। उसी तरह से बी ए एल एम है, इसका उच्चारण बाम होता है। बाम का मतलब मलहम होता है। जैसे आप लोगों ने झंडू बाम जरूर सुना होगा। तो एल के बाद यदि एप रहे तो कुछ अपवादों को छोड़कर एल साइलेंट हो जाएगा। एल के बाद यदि के रहे तो एल निश्चित रूप से साइलेंट हो जाएगा। एल के बाद यदि एम रहे तो निश्चित रूप से एल साइलेंट हो जाएगा। अब हम लोग एक और जगह देखते हैं जहां एल साइलेंट हो जाता है। दूसरी स्थिति में एल कब साइलेंट होगा? यदि ओ यू प्लस एल रहे और इसके बाद डी लगा हुआ है तो ये एल भी साइलेंट होगा। इसके 3 नियम हैं और 2 अपवाद हैं। जैसे आपने एस एच ओ यू एल डी देखा होगा, इसको शुद्ध पढ़ा जाता है।
COULD को कूड पढ़ा जाता है और WOULD को वुड पढ़ा जाता है। आप देखिए कि OU और D के बीच में जहां जहां L है ये साइलेंट हो गया है। ये तो नियम हो गया, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। इस नियम के दो अपवाद हैं। पहला MOULD, इसको हम लोग मोल्ड पढ़ते हैं। मोल्ड मतलब होता है ढालना, सांचे वगैरह में ढालना। अब देखिए OU और D के बीच में L था, साइलेंट नहीं हुआ। और दूसरा वर्ड है SHOULDER, इसको हम लोग शोल्डर पढ़ते हैं। शोल्डर मतलब कंधा होता है। तो आपने देखा कि L कहां साइलेंट हो जाएगा। चलिए L के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं और एक और लेटर के बारे में चर्चा अवश्य कर लेते हैं, और वह लेटर है M। वह लेटर है M। M को आप कहीं भी रखेंगे, M का उच्चारण मो ही होगा। M को आप कहीं भी रख दें, M का उच्चारण मो होगा। अब कुछ वर्ड्स देखिए आप जिसमें आप बचपन से गलती करते आ रहे हैं, जैसे MAN, MEN, MAIN, ये तीन वर्ड मैंने अभी लिखा है और तीनों वर्ड का आप लोगों ने, या फिर एक चौथा वर्ड ही मैं लिख देता हूं MANE, ये चार वर्ड्स मैंने आज लिखा है यहां। आज तक आप में से बहुतों इन चारों वर्ड को एक जैसे ही प्रोनाउंस करते रहे, लेकिन यदि आपने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती कर दिया, उच्चारण थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो देखिए अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसका उच्चारण होता है मैन, और मैन का मतलब होता है एक आदमी को। अतः यदि आप ये कह देते हैं कि माय पापा इज ए सर्विस मैन, तो आप खुद को गाली दे रहे हैं, क्योंकि इसका उच्चारण होता है मैन, और मैन का मतलब होता है कई आदमी। यदि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कई आदमी हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं या नहीं। इसीलिए अब जब भी आपको ये कहना होगा कि मेरे पिताजी नौकरी पेशा हैं, तो आप कहेंगे माय पापा इज ए सर्विसमैन, सर्विसमैन नो कि सर्विसमैन। यदि मैन कहेंगे तो अर्थ कई आदमी होगा, यदि मैन कहेंगे अर्थ एक आदमी होगा। उसी तरह से इसका भी उच्चारण मैन होता है, और इस मैन का मतलब मुख्य होता है। यदि MAIN आप लिखते हैं तो इसका अर्थ मुख्य होता है। MANE का उच्चारण भी मैन होता है, और इसका अर्थ होता है मर्दानगी। और दूसरा शेर या कुत्ता या घोड़े के कंधे का बाल, जिसे कि अयाल कहा जाता है हिंदी में। शेर, कुत्ते और घोड़े के कंधे के बाल को हिंदी में अयाल कहा जाता है। इसलिए यदि आप इन शब्दों को उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं, मैन की जगह मैन की जगह मैन बोल देते हैं, एक तो अर्थ अस्पष्ट होगा, दूसरा भयानक अर्थ पैदा कर देगा। इसीलिए आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं पापा इज अ सर्विसमैन। इसके बदले कहना है मैं पापा इज अ सर्विसमैन। ध्यान से सुनिए, मैन, मैन मतलब एक आदमी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एक और लेटर के बारे में जानते हैं। चूंकि आज नेटवर्क साथ नहीं दिया है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, और मैं इसलिए भी आज आप लोगों का जो स्पोकन वाला क्लास था उसको प्रोसीड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये देख लेना चाहता हूं कि आप लोगों ने 500 सेंटेंसेज बनाए या नहीं। जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रोसीड करेंगे, और कल यह काम हम लोग अवश्य करेंगे। तो एक और लेटर को देख लिया गया, एन। एन का उच्चारण हमेशा नो होता है। आज मैं बड़ा लिख रहा हूं, ये दिख रहा होगा, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो देखिए NUN, इसका उच्चारण होता है नन। नन का मतलब होता है पादरीन या महंथिन। जिस तरह से पादरी का अंग्रेजी फादर आप कहते हैं, जिससे चर्च वगैरह में जो होते हैं पुरुष प्रधान चर्च के जो महंत होते हैं,
उसे हम लोग मोंक कहते हैं, और नारी प्रधान के जो होते हैं उसको हम लोग नन कहते हैं। इसको आप पादरी या महंथिन भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि साइलेंट कब होगा। हाँ, मैं आप लोग को ये बताना भूल गया कि एम कभी साइलेंट नहीं होता है, एम कभी साइलेंट नहीं होता है। अब आप एम को देखिए, एम कब साइलेंट होगा। एम का साइलेंट बहुत आसान है समझना। यदि किसी भी शब्द के अंत में एम और एन आ जाए, एम और एन आ जाए, ये एम साइलेंट हो जाएगा। यदि किसी भी शब्द के अंत में एम और एन एक साथ आ जाए तो ये एन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा COLUMN, इसको हम लोग कॉलम नहीं पढ़कर कॉलम पढ़ते हैं। कॉलम पृष्ठ के भाग को कहा जाता है। MN एक साथ में आया, एन साइलेंट हो गया। उसी तरह से CONDEMN है, यहां भी देखिए MN आया एक साथ, इसीलिए एन साइलेंट हो गया। इसको हम लोग कंडेम कहते हैं। कंडेम मतलब निंदा करना होता है। उसी तरह से कभी कभी आप जब गुस्सा जाते हैं, कोई चीज को देख के कहते हैं डैम इट, तो DAMN को अंग्रेजी में डैम पढ़ते हैं। डैम मतलब बद्दुआ देना होता है। यहां भी एन के बाद एन आया है, इसीलिए एन साइलेंट हो गया है। यदि एन के बाद एन को रख दें हम तो एन साइलेंट हो जाता है। अब एक जरूरी बात जो मैं आप लोगों से निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी ही जज्बा दिखाया था कि सर हम लोगों को अंग्रेजी निश्चित रूप से बोलना सीखना है, क्या हम अंग्रेजी में बोल सकेंगे? तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप निश्चित रूप से अंग्रेजी में बात कर सकेंगे, गारंटी के साथ कर सकेंगे। लेकिन यहां एक बात बताना जरूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा घर में आपके सॉसपैन होंगे, कुकर होंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप पानी को खौलाते हैं तो भाप निकलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के खौलाने से पानी से भाप निकलता है। लेकिन क्या इस 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से वाष्प इंजन वाली ट्रेन चल सकती है? 100 डिग्री सेल्सियस में भाप तो निकल जाती है, लेकिन क्या इस भाप से, वाष्प से ट्रेन चलाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती है। अतः यदि ट्रेन चलाना हो तो हमें पानी की गर्मी को 612 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाना होता है। इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कहते हैं, और 612 डिग्री सेल्सियस को हम लोग सुपर हीट कंडीशन ऑफ द वाटर कहते हैं। जैसे ही पानी 612 डिग्री सेल्सियस में आएगा, इसके ताकत के आधार पर इंजन चलने लगेगी। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाष्प की ताकत से इंजन नहीं चल सकती है। अब मैंने इसे नाम दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस वाली चीज को इच्छा का, अंग्रेजी में इसको आप डिजायर कर सकते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया है जुनून का, और अंग्रेजी में आप इसको पैशन बोल सकते हैं। यदि आप में सिर्फ इच्छा है कोई चीज को पाने का तो आपकी सफलता संदेहास्पद है। लेकिन जिस वक्त आपके अंदर जुनून आ जाए उस चीज को पाने का, आपकी सफलता अवश्य संभावी हो जाती है और आप निश्चित रूपेण सफल हो जाते हैं। अतः आप में से जो भी वास्तविक रूप से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वह अपने पैशन को, जुनून को दिखाइए कि आप 500 सेंटेंसेस अपने कॉपी पर लिख चुके हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, ताकि मुझे यह महसूस हो सके कि मैं जिन लोगों को गाइड कर रहा हूं वे निश्चित रूप से जुनून वाले हैं, डिजायर वाले नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।